नमस्कार। जैसा कि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने हाल ही में कुछ भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है और उसके अंदर 17 सितंबर को जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो जूनियर अकाउंटेंट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, पिछले वर्ष का जो पेपर है, जो भर्ती है वो 2013 के अंदर आई थी और 2016 के अंदर जिसका है वो पेपर हुआ था। तो उसका जो फर्स्ट पेपर है जीके और भाषा सब्जेक्ट का, उसको हम आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि किस तरीके का है। वो आरपीएससी ने उसमें क्वेश्चन पूछे थे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न के ऊपर निगाहें डालते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन है वो इस भर्ती परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले जो पोर्शन रहेगा वो है हिंदी का। हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो प्र उपसर्ग से शब्द इसमें जो निर्मित है, तो आप देख सकते हैं पहला शब्द है प्रसन्न, तो ये प्र उपसर्ग इसमें नहीं है। वहीं 2 नंबर जो है वो है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है और प्राकथन में प्रा उपसर्ग है। और चौथा ऑप्शन है प्रयोग, तो प्र प्लस योग से प्रयोग बना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न के अंदर ये प्रत्यय से संबंधित पूछ रहा है कि किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हो कि नानी में, क्योंकि ना कोई शब्द नहीं हो सकता है, कोई अपने आप में शब्द नहीं है, इसलिए ये तो ऑप्शन 1 नंबर गलत है। वहीं जवानी में भी नी जो प्रत्यय है वो नहीं है और चीनी में भी नी प्रत्यय नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। मोर प्लस नी से मोरनी जो शब्द बना है, इसके अंदर नी प्रत्यय लगा हुआ है। अगला जो हमारे सामने ऑप्शन है, प्रश्न है तीसरा। तीसरे प्रश्न कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है। तो पृथ्वी के पर्यायवाची है वो किस ऑप्शन में है। तो अपन देख सकते हैं पहला ऑप्शन अवनी, अवनी पृथ्वी का है। अचला और महीधर, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो महीधर शब्द है वो पृथ्वी का है, वो पर्यायवाची नहीं है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल अपने आप में गलत हो गया। अगला जो ऑप्शन है मही, मही पृथ्वी कहते हैं, अवनी पृथ्वी कहते हैं, वसुंधरा पृथ्वी कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि तीनों ऑप्शन है वो पृथ्वी की पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। मही, अवनी और वसुंधरा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। तो इसमें हमारे को देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, साकार का निराकार बिल्कुल सही है, साक्षर का निरक्षर बिल्कुल सही है, ज्ञानी का अज्ञानी बिल्कुल ये भी सही है, पूर्व का अपूर्व ये भी सही है। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर सारे के सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें एक भी ऑप्शन इसका है वो नहीं वाला नहीं है। तो उस समय आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट माना था, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो सही नहीं थे सभी, इसलिए ए क्वेश्चन गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मोर, सर्प, चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में जो सारंग शब्द है, ये सारंग शब्द का अर्थ मोर भी होता है, सर्प भी होता है और चातक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म है। तो आप देख सकते हो कि हिंसा, प्रतिहिंसा, तो हिंसा का तो अहिंसा होना चाहिए, प्रतिहिंसा नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। अगला है हास परिहास, हास परिहास है वो भी आप देख सकते हो कि अपने आप में गलत है, हास परिहास नहीं हो सकता। अगला है मान सम्मान, तो मान सम्मान नहीं, मान अपमान होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। वादी प्रतिवादी, ये बिल्कुल है वो सही है, आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो छठे के अंदर 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो 7वां प्रश्न हमारा है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कल के अर्थ से संबंधित नहीं है। तो कल शब्द है उसको मधुर ध्वनि भी कहा जाता है। कल कल करती नदियाँ बहती, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कल शब्द है वो मधुर ध्वनि के लिए होता है। या पशुओं का कल, पक्षियों का कल रव, तो कल है वो मधुर ध्वनि है। वहीं कल अपन वीता
दिन भी कह सकते हैं। और कल कारखाने तो यंत्र है, वो भी कल का अर्थ देता है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में जो बेचैनी है वो कल का नहीं है अर्थ, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। बढ़ते हैं आगे। अगला जो ऑप्शन है, प्रश्न है हमारे सामने, अवधि और अवधि यानी छोटी धी और बड़ी धी का फर्क है। शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। तो आप देख सकते हो अवधि यानी कोई टाइम पीरियड, समय की अवधि, और अवधि ये तो एक भाषा है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में अवधि यानी समय और अवधि यानी हिंदी की एक उपभाषा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। बढ़ते हैं आगे। अगला 9वां प्रश्न हमारे सामने है। तो 9वें प्रश्न में आप देख सकते हो सूची और सची ये शब्द युग्म का अर्थ कौन सा। तो आप देखते हो सूची का मतलब होता है पवित्र, क्या होता है पवित्र, और सची जो कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी। तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो 10वें के अंदर आप देख सकते हो अजर और अजीर शब्द युग्म का अर्थ है। तो अजर और अजीर शब्द युग्म के अर्थ की बात करें तो अजर का मतलब होता है जरा या बुढ़ापा, यानी जो बूढ़ा ना हो वो तो होगा अजर। और अजीर होता है आंगन का समानार्थी शब्द है। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अजर यानी जो वृद्ध न हो और अजीर यानी आंगन। तो ये आपका इसका है वो बी ऑप्शन या 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। बढ़ते हैं आगे। अगला है 11वां क्वेश्चन, और 11वें क्वेश्चन में इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। तो कौन सा विशेषण शब्द है वो संज्ञा शब्द से नहीं बना है। तो आप देख सकते हो पहले ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि दैनिक, तो दिन से दैनिक बना है, संज्ञा शब्द से बना हुआ है। विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है तो दैनिक है वो दिन से बना हुआ है। और आप देख सकते हो ग्राम से क्या बना है ग्रामीण बना है, और भारत से भारतीय बन गया। तो ये शब्द संज्ञा से बने हुए, जबकि बाहर से बाहरी बना है तो बाहर कोई संज्ञा शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 है बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि विशेष शब्द है और संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। भाववाचक संज्ञा, तो आप देख सकते हो इसमें पहला जो ऑप्शन है इसमें लोभ भी, तो लोभ भी ये संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। लेकिन लोभ अपने आप में विशेषण है, तो ये तो है। वहीं बुद्धि से बुद्धिमान बना हुआ है, वहीं पाप से पापी बना हुआ है। तो प्राथमिक से ये जो प्राथमिक शब्द है ये इसका है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई है वो हमारे को विशेषण शब्द नहीं बन रहा है। जो भाववाचक संज्ञा तो है लेकिन विशेषण नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा 12वीं के अंदर। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। अगला जो 13वां प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको दिखाई दे रहा है लवण्यता, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका तो होगा लवण। आप कह सकते हो लवण्यता है वो गलत है। वहीं अनुग्रहित ये भी गलत है, और वापिस नहीं होता वापस होता है। ये जो 4 नंबर ऑप्शन है कवियित्री, ये बिल्कुल सही इसका आंसर है, कवि से कवियित्री। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द आपको छांटना वही। तो शुद्ध शब्द है 14वें के अंदर आप देखते हो शुश्रूषा, ये शुश्रूषा शब्द गलत है। और इसमें शुश्रूषा कोई दिया है तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो स है ये वाला जो ऑप्शन नंबर 2 है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। शुश्रूषा इस तरीके से सही लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है वो हमारे को क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज़ नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स। उक्त वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हो दिस यानी यह, इज यानी है, नॉट नहीं, एडमिशनेबल का मतलब होता है स्वीकार्य, अंडर यानी के तहत, द रूल्स एंड नियम
ये नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह नियम विरुद्ध स्वीकारने योग्य नहीं है, ये तो बिल्कुल इसका हो नहीं सकता। ये नियमानुसार प्रस्तुत नहीं है, गलत है। ये नियम के अधीन मानने योग्य नहीं है, गलत है। मैंने आपको बताया कि यह नियमों के तहत या अधीन, ये नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही आंसर था। हिंदी अनुवाद से संबंधित क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में एक कहावत पूछी गई है कि आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ है। तो आप देख सकते हो आ बैल मुझे मार का मतलब होता है मुसीबत को बुलाना। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि बैठे बिठाए आफत को मोल लेना, या दूसरा कह रहा है कठिन कार्य करना, तीसरा बैल को हल में जोतना, बैल द्वारा मार गिराना। तो आप देख सकते हो कि बैठे बिठाए आफत को मोल लेना, अपने आप आफत को बुला लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन को की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में। तो आप देख सकते हो 17वें क्वेश्चन के अंदर कृतवाच्य वाक्य कौन सा है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो इसमें ये कृतवाचक है। बाकी इसमें खाना बना दिया गया है, तो इसमें कोई है वो अपना जो करता है वो है ही नहीं। इसमें प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, इसमें भी करता नहीं। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भी जो करता है वो गायब है। मेन चीज़ ये है कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यही कृतवाच्य इसमें वाक्य है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा 18वां प्रश्न वो क्या कर रहा है, इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। तो भाववाच्य का इसमें किस में प्रयोग हुआ है। तो आप देख सकते हो उससे धूप में चला नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर ए में है, वो वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 19वां, वो है एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है। तो एबिलिटी प्रोफाइल के लिए जो योग्यता आरेख है ये बिल्कुल करेक्ट है, पारिभाषिक शब्द है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। आगे 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, 20वें प्रश्न में संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि नहीं हुई है, किस शब्द में सही संधि नहीं हुई है। तो आप देखो इसके अंदर आप देख सकते हो सवा भल प्लस छंद स्वच्छंद दे रखा है, बिल्कुल सही संधि नहीं हुई है। उसके बाद में महाधन ऋषि महर्षि ये भी सही है, स्वच्छंद ये भी सही है, और गति प्लस अवरोध गति अवरोध सही है, मत प्लस एक के मते के ये भी सही। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सभी ऑप्शन है वो एक बार से सही ढंग से लग रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन का एक भी विकल्प है वो सही नहीं माना जाता है, और आरपीएससी ने उस वक्त इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था, डिलीट माना गया था। इसको है वो डिलीट कर दिया था क्वेश्चन को। अगला प्रश्न आप देखिए। अगले प्रश्न में आप देख सकते हो 21वें में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। तो व्यंजन संधि में सु प्लस स्वागत ये तो स्वर संधि हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। और इसके अंदर आप देख सकते हो सरोवर और सरोज ये और ये है उच्छ्वास शब्द। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो उच्छ्वास है ये है व्यंजन संधि का उदाहरण है। बाकी वाला कोई स्वर का है तो कोई है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। 22वां क्वेश्चन है कि राजसभा शब्द में कौन सा समास है। तो राजसभा शब्द है, इसके अंदर सीधी सी बात है जो समास है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास यानी कि राजसभा का हो जाएगा राजा की सभा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तत्पुरुष समास। 23वां है, 23वें के अंदर आप देखिए कि निम्नलिखित जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है। तो आपको पता है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो आपका द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। अगले प्रश्न में आप देख सकते हो ये है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द है। तो उपसर्ग रहित शब्द आप देखा ही आराम से जान सकते हो कि प्र प्लस खर ये इसमें उपसर्ग है, प्र प्लस तीक्षा तो इसमें प्रतीक्षा में भी है, व्याकुल में भी वी प्लस आकुल हो जाएगा,
लेकिन अक्सी जो शब्द है इसमें कोई है वो उपसर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां जो प्रश्न है वो है, इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। तो ना उपसर्ग वाली बात करें तो आप देख सकते हो, ना लायक सही है, ना खुश, ना पसंद, सीधी बात है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही था, नाजुक जिसके अंदर ना उपसर्ग नहीं है। चलिए ये तो थे हिंदी के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे वो। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो 26 पूछे गए थे, वो किस स्तर के थे, कैसे थे, आइए देखते हैं 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, 26वें में आप देख सकते हो कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुन करके आपको ब्लैंक्स पढ़ना है। ओनली खालिस्तान ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड, ओनली ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड। तो इसके अंदर आप देख सकते हो आपको पढ़ना था डिटर्मिनर, पहला है मैनी, दूसरा है एवरी, तीसरा था फ्यू और चौथा है अ लिटिल। तो इसके अंदर आपका जो अ फ्यू शब्द है वो इसके अंदर सही भरा जाएगा। ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड, यानी केवल कुछ जो अपने एप्पल्स हैं वो ही इसके अंदर अच्छे हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैनी तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, और अ लिटिल है ये तो आपके मात्रा को बताता है, और यहाँ पर एप्पल्स है जिनकी संख्या होती है, तो अ फ्यू ही इसके अंदर फिट बैठने वाला है। बढ़ते हैं आगे। 27वां क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही गेव मी खालिस्तान थाउजेंड्स रुपी नोट। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि आर्टिकल भरना, पहला है द इसके अंदर आने की कोई चांस ही नहीं है। ए एन नहीं आएगा क्योंकि थाउजेंड थ की ध्वनि पहले आ रही, और नो आर्टिकल तो नहीं आएगा इसमें। इसमें जो ए है वो भरा जाएगा कि ही गेव मी 1000 रुपीज़ नोट, उसने मुझे 1000 रुपये का नोट दिया। अगला प्रश्न 28वां, इसमें भी आपको प्रीपोजिशन है वो भरना है। आई बॉट दिस बुक 50 रुपीज़। तो इसके अंदर आप देख सकते हो पहला ऑप्शन दे रखा है विद, तो विद तो इसके अंदर आने वाला है नहीं, और दूसरा ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है एट, जो कि इसके अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। फोर, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा कि आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज़, मैंने इस पुस्तक को है वो 50 रुपये में खरीदी। अगला है 29वां सवाल। 29वें सवाल में अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द गिवन सेंटेंस, हिंदी शब्द दे रखा है आपको, इंग्लिश इसकी बनानी। इस सवाल का क्या जवाब होगा, हिंदी शब्द है तो इस सवाल का क्या जवाब होगा। तो आप देख सकते हो इसका जो पहला कह रहा है कि दिस क्वेश्चन व्हाट आंसर विल बी, ये तो फॉर्मूले के अनुसार है ही नहीं, गलत है सीधी बात। अगला जो दूसरा है कि व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही था हिंदी अर्थ। अगला वही क्वेश्चन है उसी प्रकार का कि इसमें आपको हिंदी ट्रांसलेशन करना है। तो एट लास्ट ही रियलाइज दिस मिस्टेक, अंततः उसको अपनी गलती समझ में आ गई। तो देखिए कौन सा है 30वें के अंदर, 30वें के अंदर हम देख सकते हैं आखिर में उसे ये गलतियाँ समझी गलत है, उसको आखिरकार समझ आया कि गलतियाँ क्या होती है, ये भी गलत है, आखिरकार उसको अपनी गलतियाँ समझ में आई, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर था। चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, 31वें में फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग, यानी आपको सही वर्ब भरनी है इसके अंदर टेंस के अनुसार। टू एंड टू, खालिस्तान फॉर, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि क्या आने वाला है। तो 31वें के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए मेड तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये कहावत है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का या अफर्मेटिव वाक्य है, तो या तो क्रिया के पीछे एस या ईस लगना चाहिए, या फिर वो उसकी फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो इसके अंदर चौथा ऑप्शन मेकिंग भी नहीं हो सकता। ऑप्शन पीछे रही दो, एक है मेक और दूसरा है मैक्स। तो आपको पता है कि ये एक आप किसी भी बुक के अंदर उठा के देखोगे तो ये इसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि इसके अंदर आप क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भी भर सकते हो, और एस या ई एस वाली 5 ही फॉर्म भी भर सकते हो। और आरपीएससी ने दोनों ऑप्शन दे दिया, इसलिए इस प्रश्न को उस वक्त उनको क्या करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। इसका ऑप्शन नंबर बी भी सही है और सी भी सही है, 2 और 3 दोनों ही सही था।
32वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन कहता है कि वी मस्ट लीव अर्ली वी वांट टू गेट ए गुड सीट। तो 32वें क्वेश्चन के अंदर आपको जो सही कनेक्टिव है या कंजक्शन है वो भरना था कि वी मस्ट लीव अर्ली, हमें जल्दी है वो यहाँ से निकल जाना चाहिए। अदरवाइज वी वांट गेट ए गुड सीट, अन्यथा हमें है वो अच्छी सीट है वो नहीं मिल पाएगी बस या गाड़ी के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर अदरवाइज यानी अन्यथा ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इंजन वाद के अनुसार आपको इसको भरना था। चलिए अगले 33वें क्वेश्चन का रुख करते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33वें क्वेश्चन में है कि व्हाट इज आवरण पत्र कॉल्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आवरण पत्र को क्या कहा जाता है? तो आवरण पत्र है वो कवरिंग लेटर के नाम से जाना था। ऑप्शन नंबर 4 है वो सही था। 34वां क्वेश्चन है व्हाट इज ऑन प्रोबेशन इज कॉल्ड इन हिंदी। हिंदी में ऑन प्रोबेशन को क्या कहा जाता है? तो हिंदी के अंदर ऑन प्रोबेशन को आपको पता ही है, परिवीक्षा के अधीन जो प्रोबेशन काल होता है वही इसका ऑप्शन नंबर बी सही था, या 2 नंबर ऑप्शन सही था। 35वां क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एमिएबल। एमिएबल शब्द का आपको जो सिनोनिम्स है वो बताना था। तो 35वें के अंदर आप देख सकते हो एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, जो ज़्यादा मित्रता बनाता है, सभी लोगों के साथ घुल मिल के रहता है। तो आप देख सकते हो फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और 36वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि विच इज़ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स, यानी आपको अपोजिट बताना है। गिव का मतलब होता है देना, तो आप रख सकते हो इसके अंदर देख सकते हो कि 36वें के अंदर आप रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, गिव यानी देना, रिसीव यानी प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर था। सीधा क्वेश्चन है, कोई इधर उधर वाली बात नहीं। सेलेक्ट द करेक्ट प्रीफिक्स टू ऐड टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इस शब्द के आगे कौन सा है प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, इंग्लिश के अंदर कौन सा उपसर्ग लगाएं ताकि ये सही बन जाए। यू खालिस्तान ऑनर श्याम बाई कॉलिंग हिम ए टेररिस्ट। अब इसके अंदर आपके जो रहेगा वो रहेगा डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है अपमान, यानी तुम्हें श्याम को टेररिस्ट यानी आतंकवादी कहकर उसका है वो अपमान नहीं करना चाहिए। तो डिसऑनर ऑप्शन नंबर सी 3 है उसके अंदर सही था। चलते हैं अगला प्रश्न है 38वां। सब टाइटल वन वर्ड फॉर द अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील। तो इसको एक शब्द में अपन क्या कह सकते हैं? तो 38वें के अंदर जो है वो क्लिप्टोमेनिया है उसका है वो वन वर्ड रहने वाला है। अगला 39वां क्वेश्चन है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ए एल इज नॉट यूज एट ए सुफिक्स, यानी प्रत्यय नहीं लग सकता एल। तो आप देख सकते हो कि 39वें के अंदर जो डिस्पोजल यानी कौन सा नहीं लगा, तो इसके अंदर डिस्पोजल ये लगा हुआ है, इसके अंदर रिन्यूअल में भी एल लगा हुआ है और रिवर्सल इसमें भी एल है। लेकिन लॉयल अपने आप में एक शब्द है, लॉयल का मतलब वफादार होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40वां कह रहा है कि फिल द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इसके अंदर आई लाइक टू टेलीविजन इन द इवनिंग, ये भी टेंस से संबंधित है। तो आई लाइक टू सी का मतलब भी देखना होता है, वाच का मतलब भी देखना, लुक का मतलब भी ये देखना और ऑब्जर्व यानी ये होमोफोन से संबंधित शब्द है। तो आप जानते हो कि जो टीवी वगैरह देखने वाला शब्द है उसके लिए वाच शब्द आता है। 3 नंबर ऑप्शन ये इसका सही रहेगा, यानी टीवी है या मोबाइल फ़ोन है, इनको यदि आप कुछ इसके अंदर देख रहे हैं तो ये होगा वॉच। क्या आएगा इसमें? वॉच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 41 से 42 2 क्वेश्चन है वो आपको इसके अंदर जो आपके दे रखा है पैराग्राफ, इसको पढ़ करके इसके आंसर देने हैं। तो चलिए पहले इस पैराग्राफ को देखने की कोशिश करते हैं। देन देर आर सिंपल फॉक्स हु आर फॉर एवर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन रेलवे कैरीज। No sooner are they settled in their seats than they are passing each other tattered sandwiches and mournful scraps of pastry and talking with their mouth full and scattering crumbs over the trousers of fastidious old gentlemen. Sometimes
Sometimes they will peel and eat banana with such rapidly that nervous onlookers are compelled to seek another compartment। यानी इसके अंदर ये कह रहा है कि कुछ यात्री है वो ट्रेन के डिब्बे के अंदर चढ़ते हैं, वहाँ जाकर वो अपना खाना पीना शुरू कर देते हैं और सैंडविच वगैरह है वो तोड़ फोड़ के अपने ट्राउज़र के ऊपर वहाँ गिराते हैं और उसके बाद में वो बनाना को है वो छीलते हैं जल्दी से और इतने भयंकर ढंग से वो खाते हैं कि वहाँ जो भी देखने वाले हैं उनको उस कंपार्टमेंट को, इन डिब्बे को छोड़ करके वो जाना पड़ता है दूसरे डिब्बे में। इस तरीके का ये कुछ आपका पैराग्राफ है। तो देखिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग विच सम फॉक्स डू नो सूनर दे सेटल इन रेलवे गैरेज। यानी कुछ लोग हैं, फॉक्स एंड लोग किसी रेलवे डिब्बे के अंदर चढ़ते ही क्या कुछ करते हैं। तो दे स्टार्ट पासिंग ईच अदर सैंडविचेज एंड पास्ट्री, या दे स्टार्ट बीइंग नॉस्टैल्जिक, दे स्टार्ट एनोइंग चिल्ड्रन, या दे स्टार्ट लुकिंग फॉर स्पेस इन अदर कंपार्टमेंट्स। तो 41वें के अंदर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है कि दे स्टार्ट पासिंग ईच अदर सैंडविचेज एंड पास्ट्री। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देन दे आर सिंपल फॉक्स हु आर फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग रेलवे कैरेज, नो सूनर आर दे सेटल्ड इन द ईयर सीट्स देन दे आर पासिंग ईच अदर टैटर्ड सैंडविच एंड माउंटफुल स्क्रिप ऑफ पास्ट्री। तो यहाँ से ये प्रश्न है वो बना हुआ आपके सामने है। अगला आप दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, दूसरा है 42वां, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैपिडली यूज्ड इन द पैसेज। यानी रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से। तो इसके अंदर रैपिडली किसके लिए यूज़ हुआ है, तो आप देख सकते हो क्विकली का मतलब तेज़ी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब आप देखिए 43वां क्वेश्चन क्या करते हैं। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस। यानी नोटिस जो होता है उसका भाग है वो कौन सा नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हो, तो नोटिस है इसके अंदर हेडिंग भी होती है, डेट और टाइम भी होता है, कॉन्टैक्ट पर्सन या एड्रेस भी होता है, लेकिन सैल्यूटेशन ये केवल पत्रों के अंदर होता है, नोटिस के अंदर ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द सबस्क्रिप्शन इन ए लेटर। एक लेटर के अंदर सबस्क्रिप्शन क्या होता है। तो 44वें के अंदर आप देख सकते हो जो कोर्टियस लीव टेकिंग, यानी बिल्कुल शिष्टाचार पूर्वक कुछ शब्द लिख दिए जाते हैं, वो होता है सबस्क्रिप्शन के अंदर, एक लेटर के अंदर। अगला 45वां जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो कि ये रिटन डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग पोटेंशियल एंड क्वालिफाइड सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन सर्टेन कंडीशन परटेनिंग टू प्राइस पीरियड क्वालिटी डिलीवरी एटसेट्रा है। यानी आपको इसके अंदर कहा गया है कि ए रिटन डॉक्यूमेंट यानी एक लिखित दस्तावेज, इनवाइटिंग का मतलब होता है आमंत्रित करते हुए, पोटेंशियल एंड क्वालिफाइड सप्लायर्स यानी किसी अच्छे सप्लायर्स को आमंत्रित करते हुए किसके लिए, आपको कुछ चीज़ें चाहिए गुड्स और सर्विस ऑन सर्टेन कंडीशन एक निश्चित शर्तों के ऊपर, उसकी जो प्राइस है, पीरियड है, क्वालिटी, इन सारी शर्तों के ऊपर। यानी मान लीजिए आपको है वो कुछ चीज़ें मंगवानी की सप्लायर से, तो आप उसको क्या लिखोगे, सर्कुलर लिखोगे या नोटिस लिखोगे या डेमी ऑफिशियल लेटर लिखोगे या उसके अंदर टेंडर होगा। तो आप जानते हो कि वो ऑब्वियसली क्या होगा, टेंडर ही होगा। यानी जो चीज़ें वगैरह खरीदने बेचने संबंधित टेंडर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 46वां क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस सीक्वेंस। तो इसके अंदर बाय द टाइम ही रिटर्न्ड, यानी वलोटा आई 10 पेजेज ऑफ द माई रिपोर्ट। तो इसने कहा है कि वो लौटा तब तक मैं है वो अपनी रिपोर्ट के 10 पेजेज है वो मैं टाइप कर चुका था। तो 46वें के अंदर जो ऑप्शन नंबर 3 है हेड टाइप्ड, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्योंकि ये उस प्रकार का वाक्य, एक तरफ जब वाक्य के अंदर आपकी पास्ट सिंपल है तो दूसरी तरफ आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हेड प्लस थर्ड फॉर्म रहेगी। तो इसके अंदर हेड प्लस थर्ड फॉर्म ही भरनी है। अगला जो 47वां प्रश्न आपके सामने वो है चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू फिल द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंसेज। तो इसके अंदर इट व्हेन आई गोट अप। तो इसके अंदर आप देख सकते हो 47वें क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन नंबर 2 है वाज नॉट रनिंग, यानी इट वाज नॉट रनिंग आप है वो बारिश नहीं हो रही थी। व्हेन आई गोट अप जब मैं खड़ा हुआ, मैं उठा, उस समय बारिश नहीं हो रही थी। तो इसके अंदर आपका 47वां क्वेश्चन बिल्कुल इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला 47 पे।
48वां क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। पैसिव फॉर्म आप इसकी बतानी है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो नो वन हैज़ क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर, इसका आपके जो पैसिव फॉर्म बनानी है, तो आपको पता है पैसिव फॉर्म बनाते वक्त आपको जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो यहाँ पर नो वन हैज़ क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर, तो दिस माउंटेन से संबंधित इक्वेशन थे, इसके अंदर आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा दिस माउंटेन। तो दिस माउंटेन ये आगे आ जाएगा, तो आप देखो इन सभी में दिस माउंटेन लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ है ये जो हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म वाला है, तो ये हो जाएगा हैज़, और नेगेटिव वाला भी है ना नो, तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर आएगा यहाँ पर जो अपने सामने क्वेश्चन 48 हुआ है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। नो वन हैज़ क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर, तो इसके अंदर आप ऑप्शन दे सकते हो, ऑप्शन के अनुसार भी आप कर सकते हो और वैसे भी आप कर सकते हो। पहले हमें दे रखा है वाज नॉट, तो इसमें वाज नॉट आने की सवाल ही नहीं, क्योंकि यह हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो टेंस तो चेंज होना ही नहीं है। इसके अंदर देखो यहाँ पर हैज़ नॉट बीन तो है, लेकिन क्या नहीं है इसके अंदर नो वन दे रखा है, तो नो वन तो वापस लाने की जरूरत ही नहीं है। और अगला जो ऑप्शन है दिस माउंटेन हैज़ नॉट बीन क्लाइम्ड बिफोर, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। 49वें में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म फ्रॉम द गिवन इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो द पुलिसमैन आस्क्ड इफ आई हैड सीन द एक्सीडेंट, तो इसके अंदर आप 49वें के अंदर जो तीसरा है कि डिड यू सी द एक्सीडेंट द पुलिसमैन आस्क्ड, यानी यहाँ पर आपको चेंज करना था डायरेक्ट फ्रॉम द इनडायरेक्ट। ये जो इनडायरेक्ट दे रखा था इससे आपको डायरेक्ट में चेंज करना था कि डिड यू सी द एक्सीडेंट द पुलिसमैन आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हेड प्लस सीन है, हेड प्लस सीन पास्ट परफेक्ट होता है, तो यदि इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट है तो डायरेक्ट के अंदर होगा पास्ट सिंपल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हेड सीन दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ भी हेड सीन है, ये भी गलत हो गया। और इसमें डज सी दे रखा है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 ही सीधी बात है, टेंस से ही आप इसको सीधा पहचान सकते हो। 50वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50वें में ओ दैट आई वर ए ब्यूटी क्वीन, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू ए असर्टिव सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको इसका असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो 50वें के अंदर आप देख सकते हो आई विश आई वर ए ब्यूटी क्वीन, इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर रहने वाला, यही इसका असर्टिव सेंटेंस होगा। क्योंकि पहले के अंदर तो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, सीधी बात है, प्रश्नवाचक वाक्य हो ही नहीं सकता। इसके अंदर अलास हो गया, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सीधी बात है, गलत है। और आई एम नॉट सो ब्यूटीफुल, इसमें नॉट आ गया, तो ये असर्टिव हो ही नहीं सकता। पीछे क्वेश्चन और जो ऑप्शन है 2 ही बचता है, सीधी बात यही होगी। 50 क्वेश्चन इस तरीके से हमने हिंदी और इंग्लिश के देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा 51वां क्वेश्चन है राजस्थान की जीके से संबंधित है। तो 51वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 51वें प्रश्न के अंदर प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो आपको पता है कि जो विंध्यन कगार क्षेत्र है वो आपके बालू का पत्थरों से निर्मित है। 52वां प्रश्न है 56 का मैदान राजस्थान में निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है। तो जो 56 का मैदान है वो आपको पता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर विस्तृत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। बाड़मेर के अंदर आपको पता है 56 की पहाड़ियाँ, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में माही का जो 56 का मैदान है वो विस्तृत है। 53वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 53वें क्वेश्चन में कह रहा है कि गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है, या माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है, या माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, या माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम है। तो 53वें क्वेश्चन के अंदर आपका सी ऑप्शन सही है,
क्यों माउंट आबू उस स्तर ऊंचाई पर अवस्थित है? क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तापमान है वो कम होने लगता है। अगले क्वेश्चन जो 54वां क्वेश्चन वो हमारे सामने है। राजस्थान निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो इसके अंदर जो ऑप्शन जोगिंदर सिंह दे रखा है, मदन लाल खुराना है, बलीराम भगत और अंशुमान सिंह। तो इस वक्त इस ऑप्शन को आरबीएससी ने डिलीट माना था क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन है वो सही मैच नहीं खा रही थे। 55वां क्वेश्चन आपके सामने। 55 निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? तो मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे? तो हीरालाल देवपुरा बिल्कुल रहे थे, CS वेंकटाचार्य ये भी शुरुआत में रहे थे, और आपके जो बरकतुल्ला खान है ये तो रहे ही थे। तो गोकुलाल असावा है वो कभी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 56वां क्वेश्चन कह रहा है कि 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई है? तो 14वीं राजस्थान विधानसभा के अंदर जो महिलाएं निर्वाचित हुई थी वो हुई थी तीन महिलाएं वो इसके अंदर निर्वाचित हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न हमारे सामने है कि वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त के पद पर निम्नलिखित में से कौन कार्यरत है? तो उस समय जो लोकायुक्त के पद पर थे वो थे SS कोठारी है वो राजस्थान के उसमें लोकायुक्त थे। और अगला है आस्था योजना का संबंध है। तो आस्था योजना का जो संबंध था वो था विशेष योग्यजन से संबंधित है वो आस्था योजना थी। क्वेश्चन अगला है चांदमारी 59वां चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? तो चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर कार्यरत है। अगला है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है। अगला 61वां प्रश्न था कि राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्षेत्र है। तो उस समय है वो GSDP में सबसे बड़ा योगदान देने वाला क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र था। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट आंसर है। 62वें में राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए एक विशिष्टतया नामांकित क्षेत्र है? तो 62वें के अंदर जो ऑप्शन नंबर 2 है गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर के अंदर कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टतया नामांकित क्षेत्र है। अगला 63वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में किस शहर में हाल ही में प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय और वाणिज्यिक विवाद निराकरण केंद्र स्थापित किया गया है? तो 63वें के अंदर उस समय है वो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही छत्तीसगढ़ में रायपुर के में एक वाणिज्यिक न्यायालय और वाणिज्यिक विवाद निराकरण केंद्र है वो उस समय स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले 64वें प्रश्न की ओर। 64वां प्रश्न है वो कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना है और कूट का चयन करके। यहाँ पर पद्म विभूषण 2016 के अंदर थे, ये करंट का उस समय सवाल था। तो 64वें प्रश्न के अंदर आप देख सकते हो विश्वनाथ शांता, तो इसको आप कूट के माध्यम से कर सकते हैं। थोड़ा मैं ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो 64वां प्रश्न है 64वें के अंदर जो विश्वनाथ शांता है औषधि के लिए उनको पद्म विभूषण दिया गया था, और जो अविनाश दीक्षित है इनको साहित्य के लिए, जगमोहन है इनको है वो सार्वजनिक मामलों के लिए, और वासुदेव अत्रेय को है विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल क्या था सही ऑप्शन रहने वाला था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65वां क्वेश्चन है हमारे सामने राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2016 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव है वो आपके आयोजित किया गया था जोधपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था। सातवां प्रश्न है 1986 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एली विसेल जिनका हाल ही में निधन हुआ है निम्नलिखित में किस देश की नागरिक है? तो इस समय का एक करंट का सवाल था। तो ये थी संयुक्त राज्य अमेरिका की। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही था। 67वें क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो जून 2016 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था? तो ये 2016 के अंदर रजत पदक है वो जीतने वाली टीम थी वो थी
चैंपियंस ट्रॉफी। तो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर है भारतीय हॉकी टीम ने रजत पदक जीता था। अगला जो आपके सामने प्रश्न है 68वें प्रश्न के अंदर, विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2016 की महिला एकल खिताब जीतने के बाद सेरेना विलियम्स ने किस महिला खिलाड़ी के 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के रिकॉर्ड को बराबर किया था? तो 68वें के अंदर जो प्रश्न के अंदर जो आपका सही आंसर था वो था स्टेफी ग्राफ, 2 नंबर ऑप्शन इसके अंदर सही था। बढ़ते हैं 69वें क्वेश्चन की ओर। 69वां क्वेश्चन है वो जीके का है, अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि आप अभी जो जितने भी काफ़ी क्वेश्चन आपने देखे होंगे 7, 8, 10 के आसपास जो सारे हैं वो करंट अफेयर से संबंधित है। तो आप यदि इस एग्ज़ाम के अंदर क्रैक करना चाहते हैं तो आपको करंट के ऊपर काफ़ी अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, इसके साथ साथ जीके। तो चलिए जीके का अगला जो सवाल हमारे सामने है वो है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि पहला ऑप्शन दे रखा है मत्स्य देश। मत्स्य देश में अलवर भरतपुर, बिल्कुल सही बात है। जंगल देश बीकानेर को कहा जाता है। और सिवी ये चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र को कहा जाता है। अर्बुद देश है वो सिरोही वाला है, ये जालोर, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 है, बिल्कुल सही आंसर था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70वां क्वेश्चन, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 में करवाया था, कहाँ पर स्थित है? तो ये जो रंगनाथ मंदिर है वो आपका पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बीसलदेव रासो की जो मुख्य महिला पात्र है वो है राजमती, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ और इनके बीच का जो है वो प्रेम संबंध है वो दिखाया गया है। तो राजमती ऑप्शन नंबर 2 है उसका बिल्कुल सही है, वो रहने वाला है। मज़ू करती तो बीसलदेव रासो की मुख्य जो महिला पात्र है वो निम्नलिखित कौन सी है? तो वो थी आपके राजमती बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 72वां हमारे सामने वो है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है। तो लोक देवता रामदेव की जो समाधि है वो आपको पता है जैसलमेर के अंदर स्थित है, रामदेवरा रुणीचा के अंदर। 73वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? तो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो उदयपुर के अंदर स्थित है, कैलाशपुरी के पास में। और 74वां जो आपके सामने प्रश्न है वो है कि जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बात करें जयनारायण व्यास के बारे में तो पहला आपके जो कथन है कि वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, तो ये बिल्कुल सही है। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, बिल्कुल सही बात है। 1951 वे अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, बिल्कुल हार गए थे, ये भी सही है। उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, ये गलत है। वो 3 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, केवल 1 बार ही वो मुख्यमंत्री बन पाए थे। अगला 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो है 66.11%। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। तो ये कुछ है वो आपके हिंदी और इंग्लिश और जीके के 25-25 क्वेश्चन थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है अपने विज्ञान के कुछ क्वेश्चन। एक प्रकाश की किरण के माध्यम एक्स से दूसरे माध्यम वाई में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की आपतित किरण व माध्यम वाई की सतह के मध्य बनने वाला कोण कितना है? तो ये जो कोण था ये आप जान सकते हो कि सीधी सी बात है, विज्ञान में आपतन और प्रावर्तन से संबंधित नियम है। ये जो था 90 डिग्री का कोण इनके बीच में बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाला सक्रिय संवेदक का उदाहरण है? तो सुदूर संवेदन के अंदर प्रयुक्त होने वाला ये है रेडार। रेडार है उस सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होता है। 78वां है, प्रोटीन की अलपता का कारक है। तो प्रोटीन की अलपता का जो कारक है वो है क्वासी ओरकर की
है वो प्रोटीन अल्पता का कारक है। किसकी अल्पता, मतलब प्रोटीन की अल्पता होने से कौन सा रोग होता है, तो वो है क्वाशियोर्कर। इसके अंदर तीसरा ऑप्शन सही है। 39वां है, सोनालिका और मालविका निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्म है, तो ये जो है ये है आपके गेहूं की सोनालिका और मालविका उन्नत किस्में है। 80वां जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन आप देख सकते हो, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक है, कोयले के जलने में रासायनिक हो रहा, बर्फ का पिघलना और भोजन का पाचन ये भी रासायनिक, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन बर्फ का पिघलना ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही था। 81वां क्वेश्चन आपके सामने है। 81वें प्रश्न के अंदर आप देख सकते हो कि रक्त समूह ए बी के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी कौन सी होगी। ए बी के अंदर जो प्रतिरक्षी होने वाली है वो रहेगी आपकी न तो एंटी ए और न ही एंटी बी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। अब 82वें प्रश्न की ओर का रुख करते हैं। 82वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 82वें प्रश्न में है कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन माने जाते हैं, तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक है रामदेव मिश्रा को माना जाता है। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं, परिवर्तन है। बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है, परिवर्तन बी। सही कथन का आपको चयन करना है। तो इसमें कौन से में भौतिक परिवर्तन हुआ है और कौन से में रासायनिक परिवर्तन हुआ है, यही आपको इसके अंदर बताना है। तो दोनों प्रक्रिया ए व बी में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 है वो 83 का सही था। 84वां क्वेश्चन है वो है लाइकोपीन वर्णक निम्नलिखित में से किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है। लाइकोपीन वर्णक है वो आपके पाया जाता है टमाटर के अंदर, लाइकोपीन वर्णक है वो पाया जाता है। 85वां क्वेश्चन आपके सामने है। 85 रेशम कीट के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो रेशम कीट पालन आपको पता ही है सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। 86वां क्वेश्चन है वो है कि मियादी बुखार की पुष्टि के लिए किस टेस्ट के द्वारा होती है, मियादी बुखार कैसे पता लगाया जाता है, तो उसके लिए आपको पता है विडाल टेस्ट किया जाता है मियादी बुखार के लिए। 87वां जो क्वेश्चन है वह मिथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो ये जो है वो है नाइट्रस ऑक्साइड है वो इसके अंदर सही आंसर रहने वाला है। बात करें 88 का कि मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक क्या होते हैं, तो मधुमक्खी कॉलोनी में जो श्रमिक होते हैं वो बंधे मादा होती है, ये जन्म नहीं दे पाती बच्चों को, ये केवल बंधे मादा होती है। 89 जो क्वेश्चन है वो है मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है, तो डाउन सिंड्रोम की बात करें तो इसका कारण है क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थित होना। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर है। 90वां जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खाद के बारे में सत्य नहीं है, तो जैविक खाद के बारे में यह केवल जंतु पदार्थों से प्राप्त होता है, ये है वो आपका कथन है वो सत्य नहीं है। अगला है 91वां जो क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक हल वाला कहलाता है, तो प्राकृतिक हल वाला जो कहलाता है वो उपनाम से जाना जाता है केंचुए को, किसान का मित्र भी इसको कहा जाता है। 92 जो क्वेश्चन है वो प्रथम टीका यानी वैक्सीन विकसित किसने किया था, तो प्रथम टीका जो विकसित किया था वो किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर है वो टीके के आविष्कारक माने जाते हैं, प्रथम टीके के। 93वां क्वेश्चन है कि एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सी पादप का भाग है वो चयन नहीं करना चाहिए। विषाणु ग्रसित पादप का कौन सा भाग है उसको नहीं लेना चाहिए, तो प्रोहो अग्रक है वो उसको नहीं लेना चाहिए। काफ़ी लेवल की इसके अंदर विज्ञान है पूछी जाती है। 94वां क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया है, तो श्वसन की प्रक्रिया की बात करें तो श्वसन एक है वो ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का श्वसन है उदाहरण है। 95वां क्वेश्चन है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है, तो सीएनजी के अंदर जो मुख्य होता है वो होता है मीथेन गैस। अगला जो प्रश्न है उत्तल दर्पण का उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है वो वाहनों के पक्ष दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। 97वां क्वेश्चन है पारा या Hg धातु का मुख्य आवश्यक क्या है, तो पारा का जो मुख्य आवश्यक है वो होता है
सिने बार इसका क्या होता है, मुख्य अयस्क होता है। 58वां क्वेश्चन आपके सामने वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान द्रवस्था में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ब्रोमीन। ब्रोमीन है वो कमरे के तापमान द्रवस्था में पाया जाता है। 99वां क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं, तो उनके द्वारा इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आपको बतानी है, तो इसकी संख्या रहेगी आपके 3। और 100वां क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है वो होती है किलोवाट घंटे। ये है इसकी विद्युत की जो व्यावसायिक इकाई वो रहने वाली है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर 100 क्वेश्चन देखें। आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि इसके पूरे पेपर आपको सॉल्व के साथ में चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। जल्द हाजिर होता हूँ अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।